आप बताइए इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच फंसा हुआ है पिछले 5-6 दिनों में, खास तौर से जिस तरीके की गिरावट आई है। नमस्कार अनुज जी। अगर आपके और आपके व्यूअर्स को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि 2026 मंगलमय हो सबके लिए। अ, अगर आप मार्केट्स को देखें तो लास्ट ईयर भी जो ब्रेथ था मार्केट का, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट, मिड एंड स्मॉल कैप जिसमें कि लार्जर पोर्शन आते हैं, वो काफी खराब था। जस्ट कई थोड़े आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप NSE 500 इंडेक्स को देखो, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ जाते हैं, वो इंडेक्स अगर आप वेटेड एवरेज बेसिस में देखो तो जो कैपिटल मार्केट हम लोग देखते हैं इंडेक्स को, तो 7% रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन अगर इक्वल वेटेड मैं उस इंडेक्स को कर दूं तो उसका रिटर्न -4%। तो कई खाली जो मेगा कैप्स ने इंडेक्स को बचा के रखा, बट लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफी बड़ी गिरावट। और अगर दूसरा डेटा देखूं तो NSE 500 इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स 52 वीक हाई पर है, लेकिन उनके मीडियन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडेक्स अभी भी 20% अवे है फ्रॉम 52 वीक हाई। सो ये 2018-19 से ऐसा समय था जहां नैरो लीडरशिप और कुछ गिने चुने स्टॉक्स ने ही इंडेक्स को संभाला, लेकिन जो ब्रेथ है मार्केट का वो बहुत खराब था और काफी हमने देखा करेक्शन हुआ। एवरेज में हमारा मानना है, लिस्टेड स्पेस को अगर हम पूरे को देखें, करीबन 3000 प्लस स्टॉक्स को, तो एवरेज डिक्लाइन करीबन 25% की थी लास्ट ईयर। और ये 52 वीक हाई से, और ये काफी बड़ा गिरावट हमने देखा, और पोर्टफोलियोज ने भी अकॉर्डिंगली दिखाया कि बहुत कम लोग ही आपके इंडेक्स को, जो निफ्टी है, उसको बीट कर पाए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट काफी पेन में था। अब ये है कि 2026 में क्या बदल रहा है जो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी ला सकता है। तो पहले जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद में जो रिस्क है उसके बारे में हम आएंगे। अगर अच्छी चीजों में 3-4 चीज को हम देखें तो पहला है, अगर मैं मुनाफे की ग्रोथ, जिसको अर्निंग ग्रोथ बोलते हैं, इस साल जो 2 महीने में खत्म होने वाला है, मार्च 31 को, हमारा अनुमान है कि करीबन 7 से 8% का अर्निंग ग्रोथ होगा निफ्टी के कंपनियों में, और ब्रॉडर मार्केट में भी करीबन हम 10-11% की अर्निंग ग्रोथ देखेंगे NSE 500 में। बट अगर मैं इसको नेक्स्ट ईयर देखता हूँ, FY27 के फिस्कल ईयर को देखता हूँ, तो ये नंबर करीबन 14 से 15% का अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है। स्पेशली ऑटोज, बैंक्स और कई सारे अदर सेक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर मैं इसको मिड एंड स्मॉल कैप के तरीके से देखता हूं, तो लास्ट तिमाही भी हमने देखा था कि मिड स्मॉल काफी अच्छा प्रदर्शन किए, और ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए नेक्स्ट 2 तिमाही और FY27 में भी। तो अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप जो होगा ब्रॉडर मार्केट और लीडिंग इंडाइसेस के लिए, वो नेक्स्ट ईयर मच बेटर होगा कंपेयर टू करंट फिस्कल ईयर। तो एक वो है कि जब स्टॉक्स स्लेव ऑफ अर्निंग्स होती हैं, जब अर्निंग्स आती है, मोमेंटम आता है, तो वो अपने आप उसमें एडजस्ट करती है। और जस्ट एक आंकड़ा आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का मार्केट एक्सपेंसिव है, महंगा है, विश्व में बाकी सब जगह सस्ते हैं। हो सकता है जो उनकी बात है सही है ऑन अ पी बेसिस, बट अगर मैं ग्रोथ में देखता हूं तो इंडिया टॉप 5 नेशंस इन द वर्ल्ड है जहां अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में 14-15% हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो ग्रोथ के साथ आपको वैल्यूएशन देखना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पहला वो। दूसरा, अगर हम देखें तो लास्ट ईयर करेंसी जो थी सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली करेंसी थी। एशिया में देखें या वर्ल्ड में देखें, डॉलर डेप्रिशिएट किया, लेकिन रूपी डॉलर के अगेंस्ट भी डेप्रिशिएट किया, और युआन के अगेंस्ट 15%, यूरो के अगेंस्ट 15% डेप्रिसिएशन हुआ। हमें लग रहा है करंट अकाउंट जो सबसे बेसिक फाउंडेशन है कोई भी करेंसी के लिए, और इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में है। और लास्ट 15 साल में जो देश में बड़ी चेंज हुई है, 2008 में अगर आप जाओ तो जब कच्चे तेल का दाम 50-60 डॉलर से $150 हुआ, तो हम एक एक्सटर्नल क्राइसिस को देख रहे थे, बिकॉज हमारी इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी, और हम 900 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट कर रहे थे और ना $1 ट्रिलियन जीडीपी। आज हमारी जीडीपी $4.5 ट्रिलियन है, और हम 1.5 बिलियन बैरल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्रूड कच्चे तेल का इंपोर्ट 60% से बढ़ा, जीडीपी 4 गुना से बढ़ा।
तो पर इंटेंसिटी पर कैपिटा कच्चे तेल की कंजम्पशन में काफी गिरावट आई है, क्योंकि रिन्यूएबल, सोलर, विंड सब चीज एनर्जी का कंजम्पशन टेक केयर कर लिया है। तो उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। खाली प्रॉब्लम कैपिटल अकाउंट का है। और लास्ट ईयर हमने देखा एफआईज ने $18 बिलियन का माल बेच दिया। नेट एफडीआई इंडिया में जीरो था, ग्रॉस लेवल पर करीबन $60-70 बिलियन था। तो ये साल हमें लग रहा है ये दोनों चीजें बदलनी चाहिए। और इसलिए बदलनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं एआई का बबल चल रहा है यूएस में, वो कहीं ना कहीं पिक हो सकता है। यूएस मार्केट जो पूरा अगर विश्व का आप मार्केट देखो तो उसमें पीक आउट कर रहा है। उनका वेटेज 65 से 70% हो गया है और टॉप 10 स्टॉक्स 40% के वेटेज पर बैठे हैं। ये सारे रिस्क के संकेत हैं। जब भी ये बबल फटा तो एफआईज वापस घूम के डाइवर्सिफाइड मार्केट्स और सेफर मार्केट्स लाइक इंडिया की तरफ आएंगे जहां अर्निंग ग्रोथ है। तो मैं काफी होपफुल हूं कि इस साल एफआईज की वापसी वापस होनी चाहिए और नेट एफडीआई जो ऑलमोस्ट जीरो था लास्ट ईयर, उसमें भी बेटरमेंट आपको दिखना चाहिए। तो रूपी स्टेबल होना चाहिए। बिटवीन हमारा ये व्यू है 88 टू 90 के बीच में रूपी शुड बी देयर। तो वो एक सेकंड है। और थर्ड अगर मैं देखें तो आज एफपीआई की पोजीशनिंग जो है सबसे लाइटेस्ट इन मेनी मेनी डेकेड्स है। और इंडियन मार्केट ने लास्ट ईयर 2025 में इमर्जिंग मार्केट को करीबन 28% से अंडर परफॉर्म किया। ये 1994 के बाद की सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है। और हिस्ट्री ये सजेस्ट करता है कि जब भी आप 15 से 25% से ज्यादा अंडर परफॉर्म करते हो तो नेक्स्ट ईयर आने वाला साल इंडिया के लिए बेहतरीन रहता है। तो होपफुली ये सारे डेटा को देख के मुझे लग रहा है कि अगर अर्निंग्स आई, मुनाफा कंपनियों का बढ़ा और थोड़ा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में इन्फ्लेशन के कारण जो 8.5% है अगर वो डबल डिजिट की तरफ गया तो आई थिंक काफी चीजें टेक केयर हो जाएंगी। और रिस्क में अगर मैं बात करूं तो जियोपॉलिटिक्स सबसे बड़ा रिस्क है। आपने देखा लास्ट 5-6 दिन में वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। वेनेजुला के प्रेसिडेंट को आप उठा के ले गए, हाई सीज पर आपने वेसल को वो कर लिया। लोग ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक रिस्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए क्वालिटी से आपको दूर नहीं जाना चाहिए। कंपनियों में जिनमें आप निवेश करो ये क्लियर देख लो, मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब ठीक है ना। और मेरे हिसाब से राइट, ये सब बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का साल वापस रहने वाला है। बिल्कुल।